जम्मू में बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आज से इंडोर सेवा, जीएमसी में घटेगा लोड। पहले चरण में एक वार्ड होगा शुरू। श्रीनगर में तीसरे दिन भी छाया घना कोहरा, जम्मू में खिली धूप। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय हुआ घोषित। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा आयोजन। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंदरगाह में लगी भीषण आग, 40 से ज्यादा नावें जलकर खाक, पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की खबरों के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। पहले बात करें प्रदेश की, तो जेएमसी जम्मू के सामने महेशपुरा स्थित नवनिर्माणित बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आज से मरीजों के लिए आईपीडी सेवा शुरू की जा रही है। पहले चरण में एक वार्ड को शुरू किया जा रहा है जिसमें 90 बिस्तर हैं। अस्पताल में कुल 182 बिस्तर हैं। दावा है कि दिसंबर में इलेक्टिव ऑपरेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे। बोन एंड जॉइंट अस्पताल में मौजूदा ओपीडी में 250 से 350 मरीजों को देखा जा रहा है, मगर इंडोर सुविधा न होने के कारण बढ़ती मामलों को जेएमसी जम्मू में ही भेजा जा रहा था। इंडोर सेवा शुरू होने से जेएमसी पर ऑर्थो मरीजों का लोड कम होगा और वहां स्थापित ऑर्थो बिस्तर दूसरे मरीजों की चिकित्सा देखभाल में प्रयोग में लाए जाएंगे। योजना के तहत पहले चरण में 30 से 40 बिस्तरों पर स्टाफ की क्षमता के मुताबिक मरीजों को भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें, बोन एंड जॉइंट अस्पताल के लिए 368 स्टाफ के पदों को मंजूरी नहीं मिली है, जिसमें जेएमसी प्रशासन द्वारा ऑर्थो और अन्य विभागों के स्टाफ को लाकर किसी तरह ओपीडी और इंडोर सेवा शुरू की जा रही है। इसके साथ लिफ्ट भी शुरू नहीं हो पाई है। इंडोर वार्ड पहले फ्लोर पर स्थापित है, जिससे मरीजों को भर्ती होने के लिए रैंप के सहारे ही जाना पड़ता है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के अनुसार स्टाफ के साथ अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। एक सीटी स्कैन मशीन भी स्थापित कर दी गई है, जिसे शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो जम्मू कश्मीर में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। सोमवार सुबह तीसरे दिन श्रीनगर में घना कोहरा छाया रहा। यहां लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। वहीं जम्मू शहर में सोमवार की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई। श्रीनगर मौसम विभाग के अनुसार 27 से 30 नवंबर के दौरान छुटपुट स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। गौरतलब है कि श्रीनगर में कोहरा छाए रहने के कारण स्कूल बसों और वाहन चालकों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ पर्यटकों ने बताया कि सुबह के शुरुआती घंटों में कोहरा बहुत घना रहा। यहाँ सर्दी की शुरुआत के साथ ही ठंड भी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के कहना है कि सुबह जब कोई बाहर निकलता है तो 50 फीट से अधिक दृश्यता नहीं होती है। यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कराने के लिए फ्लड लाइट को सेवा में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर स्थिति बदल सकती है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 नवंबर तक आमतौर पर खुश्क मौसम और 18 से 25 नवंबर के दौरान कभी-कभी बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। वहीं 27 से 30 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कोहरा एक मौसम की स्थिति है जिसमें पानी की बहुत छोटी बूंदें जमीन या समुद्र के करीब एक घने बादल का निर्माण करती है, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। घने कोहरे के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दृश्यता कुछ मीटर तक कम हो जाती है। बात करें अब देश की, तो 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत निलयम में रविवार को संत परिवार की बैठक हुई। इसमें समारोह के अभियान को 4 चरणों में बांटकर तैयारी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका पहला जो चरण है वो इस तरह से है कि शुरू जो होगा वो 20 दिसंबर होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें समारोह की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
इसके लिए छोटी छोटी संचालन समिति बनाई जाएगी। जिला व खंड स्तर पर 10-10 लोगों की टोली बनाने पर सहमति बनी है। टोली में मंदिर आंदोलन के कारज सेवकों को भी शामिल किया गया है। टोलियां 250 स्थानों पर बैठकों कर समारोह से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील करेगी। बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें घर घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र व एक पत्रक दिया जाएगा। इसके जरिए लोगों से समारोह के दिन दीपोत्सव मनाने की अपील की जाएगी। 22 जनवरी को तीसरे चरण में रखा गया है। उस दिन पूरे देश में उत्सव हो व घर घर अनुष्ठान हो, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। चौथे चरण में देश भर के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना है। ये चरण 26 जनवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। ये अभियान प्रांतवार चलाया जाएगा। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को 31 जनवरी व 1 फरवरी को दर्शन कराने की योजना है। रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर को रात 2:09 से शुरू होगी। परिक्रमा में लगभग 42 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। इसके लिए सड़क और चौराहों को दुरुस्त किया जा रहा है। धूल ना उठे, इसके लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अस्थायी बस अड्डा भी बनाया गया है। मठ मंदिर सज गए हैं। लखनऊ से आने वाले भक्त शहादतगंज परिक्रमा मार्ग और फैजाबाद बस स्टेशन पहुंचेंगे। बाईपास के सभी अयोध्या पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने वाले अयोध्या कैंट पहुंचेंगे। यहां से वे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। ये परिक्रमा 21 नवंबर की रात 11:38 पर समाप्त होगी। बात करें आज की आखिरी खबर की, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक बंदरगाह में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। ये आग इतनी घातक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की चपेट में आके पानी में खड़ी 30 नावें पूरी तरह से खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये आग देर रात ही लगी थी और पुलिस दमकल की टीम मौके पर ही पहुंच गई थी। आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस मामले में एक केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो जितनी नावें जली हैं उनमें से कईयों की कीमत करोड़ों में थी। विशाखापट्टनम के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर रविशंकर ने बताया कि सबसे पहले जिस शिप में आग लगी वहां कुछ बच्चे देर रात मौजूद थे। शायद वे पार्टी कर रहे थे। इस दौरान कुछ नाविक आ गए और शिप को लंगर को हटाकर उसे समुद्र में जाने दिया। हालांकि शिप के टैंक में डीजल भरा हुआ था और गैस सिलेंडर रखे थे, इसलिए शिप की आग और भड़क उठी और ये दूसरी बोट्स की तरफ बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक शिप की वजह से एक के बाद एक कई बोट खाक हो गई। आखिर में नौसेना की सहारा शिप ने आकर राहत कार्य को आगे बढ़ाया और आग पर नियंत्रण पाने में मदद की। उसकी वजह से हम आखिरकार आग बुझाने में सफल हुए। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ शिप्स को नुकसान पहुंचा है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।